Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. आज का सेशन है बेहद अहमियत वाला। भारतीय बाजारों के लिए नई सीरीज की शुरुआत तो ग्लोबल मार्केट्स में जैक्सन होल की बड़ी अहम बैठक, जहां है दुनिया भर की नजरें फेड चेयरमैन के बयानों पर। सोमवार को दिखेगा असर, तैयारी होगी आज से ही। शुरुआत हल्के हरे निशान में। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है। कल शाम की गिरावट के बाद नई सीरीज की भी शुरुआत है। अनिल जी, कई सारी बातों पर आपकी राय जाननी है। सबसे पहले तो बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्का सा सुस्ती भरा ट्रेडिंग सेशन रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। आधा % के आसपास की कमजोरी डाउ, नैस्डैक, S&P में देखने को मिली और रसेल 2000 उनका स्मॉल कैप इंडेक्स भी हल्का फुल्का करेक्शन में नजर आया। बड़ी अहम बैठक के पहले जो कि जैक्सन हॉल में आज होने जा रही है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की, और उसमें जेरोमी पावेल साहब अपना बयान देंगे। उस पर दुनिया भर की नजरें कि क्या कुछ वो स्टिमुलस फिर से वापस लेने की तैयारी करते हैं या नहीं। और इन सब के बीच में सीमित दायरे में SGX निफ्टी है, लेकिन अच्छी बात है कि निचले स्तरों से रिकवर करके हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल $71 के आसपास बना हुआ है, लेकिन आज से वायदा कारोबार का परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भरा पूरा होगा। 10 और बेहतरीन मिड कैप कंपनियां आज से शामिल होती दिख रही है वायदा कारोबार में, और एक्शन, वॉल्यूम और फोकस वायदा कारोबार के शेयरों पर बढ़ने की पूरी संभावना आज से फिर आपके लिए बनती हुई दिखेगी। तो ये 10 नए खिलाड़ी अपनी पारी की करेंगे आज शुरुआत। जी दी बिल्कुल सर, तो बढ़िया बात है कि वायदा कारोबार में और विकल्प मिलेंगे। 10 स्टॉक्स एक साथ वायदा बाजार में एंट्री ले रहे हैं, तो उसमें आप एक्शन देखिए। नई सीरीज है सर, इस पर भी आपकी राय जाननी है। तो एक बार जरा मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले ये जो वॉलेटाइल अगस्त सीरीज खत्म हुई है, जहां पर स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा हमने गिरावट देखी है, और साथ ही जो नई सीरीज शुरू हो रही है, क्या व्यू है आपका? सेटअप कैसा दिखता है सर आपको इसके लिए? देखिए दीप, आमतौर पर सितंबर की सीरीज बहुत अच्छी सीरीज नहीं मानी जाती है। कम से कम इतिहास और आंकड़े यही बता रहे हैं कि सितंबर की सीरीज में मूव बड़ा आता है, और वो बड़ा मूव आमतौर पर नीचे की तरफ का ज़्यादा होता है। और पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सितंबर की सीरीज बहुत अच्छी नहीं रही है। हाँ, एक बार ज़रूर है कि 2019 में ज़रूर 5% के पॉजिटिव रिटर्न आए, लेकिन 2020 में 6-6.5% नीचे, 2018 में 6-6.5% नीचे, 2017 में 2% नीचे, 2016 में ½ % नीचे, 2015 में 1.5% नीचे। तो सिर्फ एक 2019 की आप सीरीज छोड़ दें जहां 5% के रिटर्न बने, बाकी आमतौर पर सितंबर की सीरीज थोड़ी मुश्किल भरी रहती। तो इतिहास के हिसाब से जाएं तो सितंबर की सीरीज मुश्किल भरी है। और दूसरी बात ये, आप लाइफ टाइम हाई पर भी हैं, और डर आपके टैपरिंग का भी है, स्टिमुलस पैकेज वापस लेने का भी है। तो सितंबर की सीरीज थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, ये आप मानकर चलें। तो इस सीरीज में आपको स्ट्रेटेजी 2 तरीके से बनानी होगी। पहले तो ये कि अगर यहाँ से सीरीज की शुरुआत में बाजार थोड़ा और ऊपर की तरफ जाए, तो फिर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एक करेक्शन का इंतजार करना है। और पिछले 3-4 हफ्तों से बाजार बार बार आपको करेक्शन का एक संदेश दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। 1-1.5 दिन का करेक्शन आता है और उसके बाद बाजार वापस से ऊपर आते हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपको एक ऐसा मौका फिर से करेक्शन का मिले, और उस करेक्शन में आने के पहले एक अच्छी मजबूती में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब वो मजबूती 16,800 से 17,100 की रेंज में कहीं भी हो सकती है। अगर हम वहां तक पहुंचे तो वो रेंज होगी जहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल पर इंतजार करें वापस से री एंट्री करने का। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर हो ये रहा है कि नीचे के स्तर पर इंतजार करने के लिए या फिर एंट्री करने के लिए या तो जगह नहीं है या फिर डर है। तो अगर आपको पहले से पता है कि सितंबर की सीरीज आमतौर पर कमजोर रहती है, तो फिर आप मेंटली ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने के लिए भी तैयार हैं, और मेंटली इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर एक करेक्शन आएगा तो हम फिर से नीचे के स्तर पर खरीदारी करेंगे। बस उतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से सितंबर की सीरीज आपको एक मौका देगी निचले स्तरों पर फिर से एंट्री करने का, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स हो, जो आपको सितंबर की सीरीज में एक बढ़िया मौका देंगे सीरीज के अंत तक या अगली सीरीज में फिर से मुनाफा बनेगा। अब 2 तरीके से सीरीज पैन आउट हो सकती है, या तो तुरंत करेक्शन आकर, जो कि जैक्सन होल की मीटिंग के बाद हो सकता है आपको अगले हफ्ते बाजार में मेरे ख्याल से
जो कुछ भी निर्णायक मूव आना है वो शायद अगले हफ्ते आता हुआ दिखेगा इस सीरीज को लेकर। तो अगर अमेरिका की फेड की मीटिंग के बाद कुछ भी खराब नहीं होता तो आप 17,100 की तरफ आप बढ़ जाएंगे। हो सकता है 17,250 तक जाते हुए दिखें, तो 17,000 से 17,250 की रेंज तक आपका ऊपर का टारगेट बन सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए करेक्शन का। तो पहली चीज तो वो ही, अगर सब कुछ अच्छा होता है अमेरिका से। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अमेरिका के बाजारों से संकेत अच्छे ना मिले और आप सोमवार से ही करेक्शन के मूड में आ जाए, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हो जाए, तो फिर आपके लिए 16,100, 16,250 प्रिसाइजली 16,125, 16,275 की रेंज जो हमने दी थी वहां तक पहुंचा नहीं, 16,375 से ही घूम गया। तो मुझे लगता है वो एक टारगेट बनेगा 16,125 से लेकर 16,275 का इस सीरीज के लिए, जहां पर निफ्टी पहुंच सकता है। वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक देकर करेक्शन पूरा करके तेजी की तैयारी कर सकता है। और अगर वहां तक पहुंचते हैं तो फिर एक आपके लिए साइजेबल अच्छा करेक्शन होगा। अब इस साइजेबल और अच्छे करेक्शन में दीप एक ही समस्या है, और वो समस्या ये है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अब भी मेरी राय ये होगी कि जो ट्रेडर्स पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फंसे हुए हैं, अगर उनके पास क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, उनके पास अगर क्वालिटी स्टॉक्स हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा खरीदे हुए हैं, अगर वो 10-15% नीचे नहीं देख सकते हैं, देखने पर तनाव होता है, तो अब ये जो रिकवरी आ रही है, इस रिकवरी में आप थोड़ा बहुत ऊपरी स्थानों पर हल्का करके अपनी पोजीशन को लिमिट में रख सकते हैं, जहां पर आपको अगर करेक्शन देखना भी पड़े तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तरीका है जिससे सीरीज को आपको अप्रोच करना चाहिए। अब मैं कुछ और डेटा बता दूं, ये तो आउटलुक था। पहली बात, अगस्त की सीरीज अब तक की सेकंड बेस्ट सीरीज रही इस साल की, क्योंकि आपने फरवरी की सीरीज में 1388 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखी थी बजट के दम पर, लेकिन अगस्त की सीरीज बजट को हटाकर देखें तो आप देखिए 859 पॉइंट की तेजी अगस्त की सीरीज में बनती हुई दिखी। तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हमने अगस्त की देखी है, पहली चीज। ओपन इंटरेस्ट जो नेक्स्ट सीरीज में हम जा रहे हैं जिसके साथ, वो 1.25 करोड़ शेयर, 1.25 करोड़ शेयर निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है। ये भी हाईएस्ट है इस साल का। मतलब आप सोचिए, अगस्त की सीरीज में जाने के पहले बाजार का कॉन्फिडेंस लेवल आगे की पोजीशन को रोल ओवर करने के लिए, और इस रोल ओवर वाली पोजीशन में पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में बेहद हल्का है, 1.25 के नीचे। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगस्त की सीरीज को लेकर जो बड़ा रोल ओवर हुआ है, बड़े रोल ओवर में दो तरह के ट्रेडर्स, एक जिन्होंने लॉन्ग रोल ओवर किया है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बाजार लगातार हाई पर हाई बना रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है, हर हफ्ते एक छोटा मोटा करेक्शन आता है, भाग जाते हैं, तेजी में बने रहेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, और वो करेक्शन उन्हें जो अगस्त सीरीज में चाहिए था, टुकड़ों टुकड़ों में छोटा छोटा मिला। उम्मीद अब उनकी सितंबर सीरीज पे है कि सितंबर सीरीज में एक साइजेबल करेक्शन दे सकता है मार्केट, या करेक्शन दे ना दे, हमारी हेजिंग निफ्टी पर शॉर्ट करके होनी चाहिए। तो बेहद इंटरेस्टिंग पोजिशनिंग है, जहां 1.25 करोड़ के आसपास बड़ा ओपन इंटरेस्ट के साथ हम निफ्टी में जा रहे हैं। पिछले सीरीज की शुरुआत हमने 88 लाख शेयरों पर की थी, और यहां पर 1 करोड़ 24 लाख शेयर। इससे आप समझ सकते हैं कि भारी भरकम पोजीशन के साथ हम सितंबर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, और इस सितंबर सीरीज की शुरुआत के साथ ही बैलेंस पुट कॉल रेशियो है, इनफैक्ट मैं कहूंगा हल्का सा शॉर्ट साइड पर है। तो इस लिहाज से एक बढ़िया वोलेटाइल सीरीज भी आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। रोल ओवर्स निफ्टी पर 84% है, थोड़े से बेहतर हुए हैं। बैंक निफ्टी पर 79% है, थोड़े से कम में। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 4% कम के साथ हुई है, 69% से 65% पर उन्होंने रोल ओवर किया है इस सीरीज में। इसका मतलब क्लियर है, लॉन्ग रोल ओवर्स थोड़े से कम होते हुए दिखे। तो ये पूरे आपके सितंबर सीरीज के डेटा है। तो सितंबर सीरीज दीप मुझे लगता है बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, और स्पेशली जब आप अगस्त सीरीज में बड़ा उछाल देख चुके हैं लगभग 850 पॉइंट का, तो सितंबर सीरीज में एक झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, तो झटका आ सकता है सितंबर सीरीज में। वैसे तो रिकॉर्ड हाई के करीब ही है, बल्कि लगातार 3 दिनों से रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज भी बन रहे हैं, बट एक वॉलेटाइल सीरीज की तैयारी होनी चाहिए। ग्लोबल क्यूज का सर कितना अहम रोल रहेगा? एक तो ये जो जैक्सन होल की बैठक पर हमारी नजर है, उससे पहले फेड के 2 मेंबर्स कह रहे हैं कि अब टेपर शुरू करने की जरूरत है। अब जेरोम पावेल साहब कैसे एक्सपेक्टेशंस मैनेज करेंगे उस पर नजर है। और ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर अफगानिस्तान में, स्पेशली कल शाम को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, वहां से भी थोड़े क्या कॉन्फिडेंस या फिर जो इंस्टेबिलिटी आती है उसका भी असर हो सकता है सर? पहली बात तो दीप ये है कि आपको लग भी रहा होगा कि ये सुबह सुबह मैंने अगस्त सितंबर सीरीज का सवाल ही क्यों पूछ लिया कि सितंबर की सीरीज कैसे रहेगी। सर ने तो सुबह सुबह कोशिश कर दिया है कि मामला सितंबर की सीरीज का ऐतिहासिक डेटा देखकर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और स्पेशली जब हम बड़े गेंस पर बैठे हुए हैं
लाइफ टाइम हाई पर हैं और कहीं कोई ग्लोबल संकेत थोड़े भी कमज़ोर वाले हो गए तो मामला करेक्शन का हो भी सकता है, लेकिन जो है वो है, जो डेटा है, जो ट्रिगर्स है वो आपको बताना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो जैक्सन होल की बैठक के पहले आपने कहा 2 अधिकारियों के जो बयान आए बड़े वो इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनका ये कहना है कि भाई टेपरिंग शुरू करनी चाहिए, स्टिमुलस पैकेज वापस लेना चाहिए। और आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझ के लिए बता दूं, इसका मतलब ये कि जो अमेरिका में बड़ा राहत पैकेज आया था कोविड के वक्त, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारा पैसा अमेरिकी सिस्टम में डाला, अर्थव्यवस्था में डाला, सस्ते लोन दिए, ब्याज दरों को नीचे रखा कि भाई ठीक है अब इकोनॉमी ठीक हो रही है, अब ये सब है ना, इतने इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं, इतनी सहायता की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप थोड़ी सी पॉलिसी को टाइट करिए, थोड़ा पैसा सिस्टम में से वापस निकालिए, ये इससे कहते हैं टेपरिंग। अब 2 चीजें हैं दीप, ये मैं जैसे आज जैसे जेरोम पावेल साहब तो वहाँ के आरबीआई गवर्नर हो गए, करेक्ट, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर साहब है, सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जैसे वहाँ फेड है, यूएस फेड, अमेरिकी फेडरल रिजर्व। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दीप कि या तो हमारे अधिकारियों को वहाँ भेजकर देखना चाहिए कि किस तरह से बॉस के बयान के पहले ही दूसरे सारे बयान देना शुरू कर देते हैं। एक दिन पहले फेड चेयरमैन क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, वो अलग बात, उसके पहले 2 बोल पड़े। या फिर यहाँ वालों को आना चाहिए, वहाँ वालों को यहाँ आके देखना चाहिए कि पहले बॉस को बोल देने दें, आप अपनी बात बाद में रख लें। आई डोंट नो कौन सा सही है, कौन सा होना चाहिए, भगवान जाने। लेकिन ये ठीक है कि उनके बयान के पहले ही 2 बयान आ गए और 2 बयान के आने के बाद अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोर भी हो गए, करेक्शन भी हो गए। लेकिन मेरा सिंपल मानना ये दीप की लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से नेस्डेक और S&P बड़े हाइस पर बंद हुए हैं, उसके बाद एक हल्के फुल्के करेक्शन की उम्मीद आप कर ही सकते हैं। और कल हम इस बात को कर भी रहे थे कि 3 दिनों के हाई के बाद इसलिए हम फ्रेश लॉन्ग बनाकर नहीं जाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। हालांकि S&P निफ्टी रिकवर होकर ऊपर जा रहा है। सो पॉइंट सिंपल है, आपको जो भी डायरेक्शन लेना है वो सोमवार को लेना है। आज क्या होगा पता नहीं, बड़ा हो सकता है किसी भी तरफ, तेजी या मंदी की तरफ, कुछ भी ना हो ये भी संभव है। मतलब तूफान आया और गया, चेतावनी मिली थी लेकिन पता चला कुछ नहीं हुआ, न तो मतलब हवा तेज चली, न लाइट के खंभे गिरे, न कुछ ऐसा हुआ, न आपका डिश एंटीना से सिग्नल आने बंद हुए और पता चला आप घर में बैठे थे इंतजार करते हुए कि कोई बड़ा तूफान आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो वैसा भी हो सकता है, वैसा हो तो कोई गलत भी नहीं है और अच्छी बात है। तो मेरा ये समझना है कि अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ होगा, सोमवार को इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिकी बाजारों में लाइफ टाइम हाई पर तेजी पर ब्रेक लगता है, एक करेक्शन की शुरुआत होती है और वो हमारे यहाँ करेक्शन की शुरुआत करते हैं, या फिर मोमेंटम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, 17,100 17,250 की रेंज में जाएंगे या 16,100 16,275 की रेंज में आएंगे। इसका जवाब अगले हफ्ते मिलेगा। तो पहली चीज ये फेड की बैठक के से आज डिस्कशन करने के बजाय सोमवार को ज्यादा सेंसिबल, ज्यादा अच्छा विश्लेषण हो पाएगा। दूसरी बात जो काबुल की और अफगानिस्तान की आपने कही कि जिस तरह से वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुए, काफ़ी लोगों की जान गई, अमेरिकी सैनिक भी मरे हैं और बाकी आम नागरिकों की भी काफ़ी वहाँ पर 70-75 लोगों की मौत हुई है। अनफॉर्चुनेट है। काफ़ी लोग मुझे ट्वीट करके भी पूछे थे, फ़ोन करके भी कि भाई क्या अफगानिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है इसका बड़ा असर पड़ेगा। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जिस तरह की तस्वीरें आती है वो तस्वीरें आप देखना नहीं चाहते, जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो दुनिया में कोई भी नहीं देखना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है, राजनीति के लिहाज से देशों के बीच में असर ज़्यादा है, क्योंकि अगर अमेरिकी सैनिक मरे हैं तो अमेरिका को कड़ा होकर दिखाना ज़रूरी कि देखिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो सही भी है उनकी जगह। जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, ट्रम्प साहब होते तो अब तक तो शायद 2-4 बम भी गिरा देते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाइडेन साहब है जो शायद थोड़ा आराम से काम करने वाले लोगों में है। तो ओवरऑल अच्छा नहीं है, लेकिन क्या इसकी वजह से मार्केट टूट जाएंगे, गिर जाएंगे? मुझे लगता है मार्केट को गिराने चढ़ाने के लिए जेरोमी पावेल साहब ज़्यादा ज़रूरी है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन हाँ, कभी कोई सिचुएशन बिगड़े करे तो 1 घंटे 2 घंटे का, आधे दिन का हल्का फुल्का करेक्शन कभी किसी बाजार में आ जाए तो वो भी बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के डेवलपमेंट बाजार के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। बाजार के लिए अहमियत यूएस फेड चेयरमैन के स्पीच, उनके एक्शन, उनके बयान, उनके आगे के आउटलुक पर है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हो रही कहीं वो हाथ से न बिगड़े, कहीं कुछ घुट न बन जाए, कहीं ग्लोबली सिचुएशन न बिगड़े, उसके चलते पता चला कच्चा तेल थोड़ा $4-5 बढ़ गया कर गया, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो उस पर आपको नज़र रखनी है। फिलहाल अफगानिस्तान की चीज़ों से कोई बाजार के लिहाज से डरना नहीं है, सिर्फ नज़र रखें कहीं कोई सिचुएशन कहीं किसी तरीके से बिगड़ती हुई दिखे तो उसका हल्का फुल्का असर आ सकता है। अदरवाइज अभी की सिचुएशन के लिहाज से ये सब ब्लास्ट को भी डिस्काउंट करके अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि बाजार पर कोई फर्क पड़ेगा। जी दी।
बिल्कुल सर, तो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, बाजार पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स दुनिया की नज़र अफगानिस्तान की स्थिति पर बनी हुई है। चलिए सर, फिर समय है सीरीज की शुरुआत करने का। बताएं आज सीरीज के पहले दिन सेटअप क्या कह रहा है आपको? ग्लोबल संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है, 200 पॉइंट नीचे है हल्का हल्का आधा, लेकिन वापस से डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी उसकी रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो आप इसे नेगेटिव भी रख सकते हैं, न्यूट्रल भी रख सकते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रल कर दें ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत भी हो रहा है। दूसरा ये कि मेक और ब्रेक वाला मामला तो आज रात को है, तो सोमवार को आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज न्यूट्रल है, डीआईज ये पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल, ये आपके लिए आज के संकेत। दीप कल की रेंज में, कल हमने निफ्टी में आपको कहा था कोई रेंज में बदलाव नहीं है, सेम आज भी कह रहा हूँ कोई बदलाव नहीं, क्योंकि कल 10-15 पॉइंट ऊपर, 10-12 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था परसों, और कल 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो रेंज सेम ही रहेगी। 16,565 16,600 ये आज दिन के लिए सपोर्ट जोन है। 16,500 16,530 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर में 16,675 16,700 हल्की फुल्की रुकावट, 16,725 16,775 ऊपर मुनाफा वसूली की रेंज आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी सेम है, कल के सपोर्ट जोन में कोई बदलाव नहीं। 35,300 35,425 और कल 35,411 के आसपास का लो आपने बनाया है, एग्जैक्टली उस सपोर्ट रेंज को सपोर्ट लिया है इस पे बैंक निफ्टी में, आज भी वही है। नीचे अगर इसके नीचे फिसले संभावना कम है, 35,300 के नीचे अगर गए तो 35,025 35,125 ये आपके लिए खरीदारी की रेंज। ऊपर वही है सेम, 35,800 35,900 थोड़ा सा ऊपर कल किया है, कल 35,700 35,800 दिया था, 35,800 से ही बाजार घूम गया। आज 35,800 35,900 कर रहा हूँ, हल्का सा 100 पॉइंट ऊपर किया है बैंक निफ्टी को। बिकवाली की रेंज 36,000 से 36,200 की, अगर आए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करें, एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी करें इस रेंज में, ये आपके लिए ठीक रहेगा। दिन की रेंज भी लगे हाथ बता दूं आपको, 16,600 16,675 80 कल ही की रेंज, कल 16,600 को आपने नहीं तोड़ा, 16,680 85 के आसपास हाई, आज भी यही रेंज आपके काम की है। सबसे पहले छोटी रेंज के तौर पर, मीडियम रेंज के तौर पर 16,565 16,700 ये रेंज रहेगी जिस पर आपको करना है फोकस। ज़्यादा संभावना है कि हम इसी रेंज से काम चला लें। वीकेंड सेशन है, अमेरिका में बड़े सेशन की उम्मीद है, ऐसे में बड़ी रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए 16,500 से लेकर 16,750 की। बैंक निफ्टी कल की रेंज छोटी रेंज के तौर पर 35,425 35,775, मीडियम रेंज 35,300 35,900, उम्मीद करता हूं इसी रेंज से आपका काम चल जाएगा। बड़ी रेंज के तौर पर 35,125 36,000 को आप अपने हाथ में रखें। ये सारी रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिस पर आपको करना है फोकस। जी ओके, तो ये तो आ रही आपके लिए सारी रेंजेस जहां पर आपको करना है फोकस। नई सीरीज की शुरुआत है तो देखते हैं किस तरह से इस सीरीज में पोजीशंस भी बनेंगी। अब बताएं सर, वैसे तो कल एक्सपायरी थी, बट क्या समझे पीसीआर को देखकर, एफआईएस की पोजीशनिंग को देखकर? जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 64% से 1% बढ़कर आया है एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत पर 1.23 बहुत लाइट, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली जब 1.25 करोड़ निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के साथ आप अपनी पोजीशन की अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है, ओवरबोट बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ा सेलिंग की तरफ ज़्यादा है। इंडिया विक्स 1354 के आसपास अनचेंज रहा है, कोई खास फर्क नहीं। स्टॉप लॉसेस के लेवल, मन तो बहुत था दीप की स्टॉप लॉस को और ऊपर खींचूं, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, अमेरिका में बड़े सेशन की उम्मीद है, इसलिए मैंने खींचा तो है ऊपर स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन पर, लेकिन सिर्फ 25 पॉइंट 16,475। अब यहां पर एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अगर कोई ट्रेडर ऐसे हैं जिन्हें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना हो और इवेंट की बड़ी रिस्क नहीं रखनी है, तो उनके लिए स्टॉप लॉस 125 पॉइंट और ऊपर का आएगा, और वो आएगा 16,600 का। अगर आपको डर लगता है तो 16,600 का रखिए, क्योंकि 3 दिनों से आप 16,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। ऐसे में अगर 16,600 के नीचे बंद हो तो भी आप छोटा स्टॉप लॉस के तौर पर चल सकते हैं। बड़ा और डीप स्टॉप लॉस 16,475 का बनेगा। बैंक निफ्टी 35,400 का स्टॉप लॉस 3 दिन से दे रहा हूं, ट्रिगर नहीं हुआ है, न इंट्राडे में न क्लोजिंग में, आज भी वही रखिए। और अगर आपको रिस्क थोड़ी सी बढ़ानी है तो 35,300 का कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से 35,400 सफिशिएंट है आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस हमारा 3 दिनों से जो चल रहा है वही चलेगा, क्योंकि वो आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है। 16,725 इंट्राडे भी क्लोजिंग भी वही रखिए आज भी। ऊपर बैंक निफ्टी पर
36,050 का स्टॉप लॉस 3 दिन से ट्रिगर नहीं हो रहा है, आज भी वही रखिए। जिनको बहुत छोटा रखना है वो 35,800 का रख सकते हैं, जिनको मीडियम रखना है 35,900 का रख सकते हैं, लेकिन सही और बुकिश स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट साइड पर है, वो है 36,050 का, वही रखिए ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आएगा आपकी स्क्रीन पर 36,050, इस पर फोकस करना है। तो दीप ये सारे आपके लिए लेवल्स स्टॉप लॉसेस के। जी बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस। नई सीरीज है सर, नई पोजीशंस कैसे बनानी है? खरीदे निफ्टी 16,475 के स्टॉप लॉस के साथ, लगभग वही टारगेट है, वही लेवल से, खाली सिर्फ ये कि स्टॉप लॉस 25 पॉइंट ऊपर आया। कल की स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं। 16,675, 16,702 छोटे टारगेट, 16,725, 16,775 दो बड़े टारगेट आपके लिए निफ्टी पर। एग्रेसिव ट्रेडर से दो काम कर सकते हैं, या तो आप बेचे ना, और अगर बेचना चाहें तो आप 16,675 से 16,725 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूं 16,800 का, अगर आपको छोटा लगा रहा हूं तो 16,750 का लगाएं, लेकिन 16,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो ही बेचें, अदरवाइज ना बेचें। 16,635, 615, 570, 535 और 500 तक के टारगेट के लिए। और अगर आप बेचेंगे तो हो सकता है ये टारगेट आपको आज न मिले, सोमवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर सोमवार तक का इंतजार आप करते हैं तो सोमवार को गैप से ऊपर या नीचे खुलने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करके फिर इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको कन्वर्ट कर लेनी है दोपहर के बाद, 2, ढाई, 3 बजे के बाद। अगर आप अभी फ्यूचर्स करते हैं, बाद में ऑप्शन में ट्रेड कर लें, तो सोमवार के लिए आपकी जो भी पोजीशन रहे फ्यूचर्स में वो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। बड़ा मुनाफा भी आ सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा आप ऑप्शंस में शिफ्ट करके जाएं, ताकि आपकी रिस्क आपको पता रहे कि कितनी है। तो ये तो होगी बात आपकी निफ्टी में खरीदारी बिकवाली की। बैंक निफ्टी 35,400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, वही कल वाली स्ट्रेटेजी, कोई बदलाव नहीं है। लेवल्स भी वही हैं सारे के सारे, सिर्फ एक लेवल और बीच में घुसाया है। टारगेट आपका जो बनेगा वो 35,500, बीच में 35,550 को और घुसा दिया है, और 35,600 का ये टारगेट है। ये 700 है, 775 और 900, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। इस रेंज में खरीदें, या फिर दूसरा तरीका ये, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 35,400 का स्टॉप लॉस लगाकर भी खरीद सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से मौका दे रहा है इस रेंज के आसपास आके, कल भी आपको मौका दिया 35,400 के आसपास खरीदारी करने का। अगर आज भी मौका मिले तो वहां छोड़िएगा मत, जरूर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस आपके हाथ में। अच्छा, एक और चीज बता दूं दीप, स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का कल मैंने 35,100 का दिया था, आज खींचकर 35,250 पर लाए हैं। तो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रख रहे हैं, हम छोटा रख रहे हैं, पर्पजली छोटा रख रहे हैं। किसी किसी दिन आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना होता है, कभी कभी इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए छोटा रखना होता है। तो आज बैंक निफ्टी पे मुझे स्टॉप लॉस छोटा रखवाना है आपसे, और वो 35,250 का होगा। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं 35,800 से 36,000 की रेंज में मौका देख सकते हैं। एकदम सुस्त आराम से करने वाले ट्रेडर तो 36,000 के नजदीक बेचें 35,975 पर। एग्रेसिव ट्रेडर हैं 35,800 से भी सोच सकते हैं बेचने का। इस रेंज में आपको चांस लेना है 36,200 या 36,300, जैसा आपको ठीक लगे वहां पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे के टारगेट बनेंगे 35,700, 600, 550, 500 और 425 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली। तो ये है रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दीप आपके लिए। जी क्लियर है सर, तो ये रही आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन पर। बैन लिस्ट से तो ऑब्वियसली सर सारे स्टॉक्स अब बाहर हैं, तो फाइनली सेल, एनएमडीसी, वोडाफोन और नैल्को पर रहेगी नजर। तीनों मेटल स्टॉक्स बाहर हैं और वोडाफोन भी बाहर है। नई सीरीज है सर, तो कल के फंड एक्शन से कुछ समझना चाहिए, या फिर वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? छोड़ दें दीप, ज़्यादा कुछ कल के सेशन में जो भी सारे डेटा हैं वो एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है। खाली एक ही डेटा काम का है जो डिस्कस कर लेता हूँ। 1,055 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से हुई है, वो अच्छी है। एफआईज के डेटा में पूरा एडजस्टमेंट है, छोड़ दीजिए। वायदा कारोबार में आइए, 16,600 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है। 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से पुट में हाईएस्ट है। 16,700 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, हाईएस्ट है। लेकिन सीरीज के पहले दिन डेटा कम है, तो 16,600, 16,700 इमीडिएटली आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 35,500 तुरंत सपोर्ट है, छोटा सा 7 लाख शेयरों का। 36,000 हल्की रुकावट है, 8 लाख शेयरों का। तो डेटा आज बनते हुए दिखेंगे, इन पर हम आगे फोकस करेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सीरीज के पहले दिन पूरा सेटअप, इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। स्टॉक्स की बात करें सर, उससे पहले एक और बड़ी खबर,
और आपको बधाई देना चाहूँगा, पूरे टीम को बधाई देना चाहूँगा जो लगातार मुहिम आप चला रहे हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली की। उसमें बड़ा एक्शन कल ईडी की तरफ से हमने आते हुए देखा है। 107 करोड़ रुपए जब्त करे हैं पीसी फाइनेंशियल के। हमने देखा कि पहले आरबीआई ने भी एक्शन लिया था इस बात पर, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हुई हैं, अब ईडी भी एक्शन ले रही है। तो बहुत बहुत बधाई सर ऑपरेशन हफ्ता वसूली की इस मुहिम चलाने के लिए और लोगों के पक्ष में बात करने के लिए। कैसे देखें ईडी के इस एक्शन को? दीप, बहुत ही बढ़िया एक्शन। और जहाँ तक बधाई का सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कुछ मेरे बेहतरीन टीम मेंबर्स के बिहाफ पे। अनुराग जिन्होंने इस स्टोरी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, ब्रजेश ने डेवलप किया, फिर हमने जब ये शो बनाया ऑपरेशन हफ्ता वसूली, ये बड़ा इम्पैक्टफुल शो था। तो इस शो पर जिन लोगों ने काम किया उसमें श्रेष्ठा थी, सतीश थे, प्रोडक्शन के कुछ और लोग थे जिनके नाम शायद मुझे अपफ्रंट याद नहीं आ रहे हैं। और बड़ा इम्पैक्टफुल शो बना ये, और एक बार नहीं, हमने 2 बार स्टिंग ऑपरेशन करके ये शो बनाया। और सबसे बड़ी बात ये, वैसे देखा जाए तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की स्टोरी है, उनके काम की, आम जनता की परेशानियों से जुड़ी हुई ये चीज़ थी जिसको हमने शुरुआत की। और उसके बाद हमने किस तरह से चाइनीज़ लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करते हुए दिख रहे थे, और उनसे भारी भरकम ब्याज, पेनल्टी, ये सारी चीज़ें उनके साथ में जो हो रही थी, वो उस मुसीबत के वक्त जब कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, कमाइयाँ नहीं थी, उस समय उनको जो टॉर्चर झेलना पड़ा, उस पर हमने ये आवाज़ उठाई। और मुझे इस बात की खुशी है, लगभग सारे रेगुलेटर्स, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, चाहे वो आरबीआई हो, बहुत ही प्रोएक्टिव एक्शन लिया। और उसके बाद तो पुलिस, ईडी, इन सब की तरफ से बड़े एक्शन होते हुए दिखे। और फाइनली इसका असर दीप जो ये हमने शुरुआत पिछले से हमने 2020 में की थी, लेकिन आप देखिए जब दूसरी लहर कोरोना की आई तब ये शिकायतें नहीं के बराबर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई, कोई भी बुराइयां कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अगर पॉइंट ये, रेगुलेटर है, रेगुलेटर का अपना काम होता है, वो करते भी हैं। मसलन अगर आपके इलाके में पुलिस चौकी है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम होना बंद हो जाएंगे। वो है, पुलिस है, पुलिस एक तरह से रेगुलेटर है, वो क्राइम डिटेक्ट करेगी, पनिश करेगी। सिमिलरली रेगुलेटर्स का काम है, वो रूल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी रूल्स के वायोलेशंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो उसे टाइमली एक्शन जब लेते हैं तो उसका बड़ा असर आता है। इस मामले में मैं आरबीआई की ज़रूर सराहना करूंगा कि उन्होंने बहुत टाइमली एक्शन लिया है। और अब आप देखिए एक के बाद और इसके बाद तो ये कम से कम 3 बार ये मामला संसद में भी उठा है। तो एक बढ़िया प्रयास था हमारी टीम की तरफ से, और इसके लिए हमारी पूरी टीम को बधाई। और अब जिस तरह से आगे और एक्शन हो रहे हैं, कुछ कंपनियों की एसेट्स जब्त की जा रही है, तो साफ नज़र आ रहा है जिस पॉइंट को हमने उठाया कि किस तरह से आम नागरिकों को। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, और वो फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी होता है, कई सारे बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो हज़ारों करोड़ों रुपए के घोटाले कर लें, डिफ़ॉल्ट कर लें, देश छोड़ के भाग जाएं, उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन जो 2,000, 5,000, 10,000, 3,000, 1,500 रुपए के छोटे छोटे लोन लेने वाले, और वो भी भारी भरकम, दिन का 2-2% ब्याज, पेनल्टी 2-2%, इस तरह के मतलब भारी भरकम ब्याज पर, भारी भरकम पेनल्टी पर, मुसीबत में मतलब जान पर आ जाती तब वो लोन लेते हैं। तो उनके साथ में अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो वाकई में वो तकलीफ देने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जब हमने ये ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया दीप, तब हमने इसे बहुत बैलेंस तरीके से किया। हमने आवाज़ इस बात की तरफ उठाई कि जो जातियाँ हो रही है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो गाली गलौज, टॉर्चर किया जा रहा है, उनके हम खिलाफ है। हमने बहुत साफ साफ ये कहा, इसका मतलब ये कहीं नहीं कि जिन लोगों ने लोन लिया उन्हें लोन नहीं देना चाहिए। उन लोन देने की उनकी जिम्मेदारी, उनके मुसीबत के समय पर सबसे ज़्यादा ये कंपनियां काम आई है। अब टर्म्स कंडीशन गलत है, तरीके गलत हैं, उसके खिलाफ आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप वो कल्चर में आ जाए कि पैसा ले लिया देना नहीं है। तो ओवरऑल इसका असर भी पड़ा। सारे जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने टाइमली वापस, मैक्सिमम लोगों ने लोन रिपेमेंट किए। जैसे ही मुसीबत से बाहर निकले ये सब हुआ। तो अब इस बार आपने देखा होगा बहुत कम शिकायतें आई हैं। सारी चीज़ें खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार हुआ है सिस्टम में। और इस सुधार के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरबीआई दोनों को क्रेडिट दी जानी चाहिए, हमारी टीम के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हुआ है, और उम्मीद करें कि आगे इस तरह की चीज़ें फिर से नहीं होगी और आम नागरिकों को इस तरह की दिक्कतें नहीं होगी। जी दीप।
बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है, आपने ये मुहिम शुरू करी और एक्शन जो उस पर आते हुए दिखा है इस मुहिम शुरू होने के बाद हुआ है वो भी बहुत बड़ा दिखा है। तो आशा करते हैं कि आगे भी ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्लेस किया जा रहा है उससे इस पूरे स्पेस को फ़ायदा ही होगा और लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। चलिए फिर आज के जो खबरों वाले शेयर्स हैं वहाँ पर भी एक बार कर लेते हैं फोकस और फिर बाद में हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम है तैयार आपके लिए। वरुण, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष के पास चलते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन जानने के लिए। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं? देखिए, ट्रिगर्स में तो दीप आज सबसे पहले जो एफएनओ में शामिल होने वाली 10 कंपनियां उन पे आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा पीआई इन्फोटेक, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि फ्राइडे के क्लोजिंग से स्टॉक में आप ट्रेडिंग जो है वो टेम्पररीली सस्पेंड हो जाएगी, तो इस पे आपको नजर रखनी है। और पूंजी जुटाने पे विचार करने वाली है फिलिप्स कार्बन ब्लैक और रामकृष्ण फोर्जिंग, तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेगा। एक्स डिविडेंड है कैंप 6.5 रुपए, सीएट 18 रुपए, तो इसका एडजस्टमेंट इन काउंटर्स पे देखने मिलेगा, तो वहां पे नजर रखना होगा। और पीएनजी हेल्थ, इस कंपनी के नंबर्स आए हैं, थोड़े वीक साइड पे नंबर्स है। रेवेन्यूज 42% गिरे हैं, 285 करोड़ से गिर के 201 करोड़ पे आया है। कंपनी का मार्जिन है जो वो भी गिरा है, 27% से गिर के 17% पे आया है। और मुनाफा जो है उसमें 31% के आसपास की गिरावट आई है, करीब करीब 49 करोड़ से गिर के 34 करोड़ के आसपास ही आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने 130 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है, तो नतीजे कमजोर है लेकिन डिविडेंड दिया गया है। बिल्कुल, नतीजे कमजोर हैं पर डिविडेंड दिया है। पीएनजी हेल्थ, नजर रखते हैं इस पर। कल आए थे नतीजे पीएनजी हाइजीन हेल्थ केयर के, दोनों स्टॉक्स में कंफ्यूज मत होइए, बट ये रिएक्ट करने वाला है ट्रेड में आज पीएनजी हेल्थ। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले स्पाइस जेट, इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है और बड़ी खबर है स्पाइस जेट के लिए। बोइंग 737 मैक्स को कमर्शियल ऑपरेशंस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो अब भारत में हट चुका है, तो यानी कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो शुरू कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि स्पाइस जेट के पास ही ये प्लेन्स हैं, इनकी फ्लीट में करीब 13 प्लेन्स हैं जिनकी कमर्शियल उड़ान जो है वो अब जल्दी शुरू होती हुई दिखेगी। कंपनी का कहना है कि सितंबर के अंत तक ये जितने भी प्लेन्स हैं वो रेडी हो जाएंगे उड़ान के लिए, तो इसके लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही एडीएफ फूड्स, जहां पे यूएस में सब्सिडरी का गठन करने के लिए कंपनी करीब 37 करोड़ का निवेश करती हुई दिखेगी। ये यूएस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैल्यू चेन है, उसको फोकस करेगी और एडीएफ होल्डिंग्स जो है उसमें 70% का हिस्सा होल्ड करती हुई दिखेगी। कैम्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पे गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में कंपनी की जो ऑफिस है वो खोलने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी ने कहा है कि वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ ही जो असेट मैनेजमेंट सर्विसेज है वो भी लॉन्च करती हुई दिखेगी जल्दी। ओके, ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें और कैंप्स पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन फिर से आते हुए दिख सकता है। कल भी हमने देखा था बाजार से जुड़े कई सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर फोकस रखें। 1 सितंबर के बाद बिकने वाली कार पे 5 साल का इंश्योरेंस जरूरी होगा। इस खबर के चलते जनरल इंश्योरेंस कंपनी फोकस में रहेगी। और इनसाइडर ट्रेड, अपोलो टायर प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 23 से 24 अगस्त के बीच। वहीं एएमआई ऑर्गेनिक्स का आईपीओ जो है 1 से 3 सितंबर तक खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड जिसका 603 से 610 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें आज के लिए। चलते हैं अब आशीष के पास ब्रोकरेज एक्शन जानने के लिए एफआईआर में। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कहती हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 3 रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आप देखिए बंधन बैंक, यहाँ पर काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया। 370 रुपए का ऊंचा लग दिया, 265 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि वैल्यूएशन फिलहाल सस्ती है और जिस प्रकार पूरी तरीके से बैंक अगर आप देखें तो वेल कैपिटलाइज्ड है, इस स्टॉक पर इनका भरोसा जो है बना हुआ है। गुजरात गैस देखिए, पिछले 3 दिन से हमने देखा था कि लगातार अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन आज सरप्राइजिंगली बिकवाली वाली रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से। हालांकि जो लक्ष्य उन्होंने 330 से बढ़ाकर 550 कर दिया है, एडजस्ट किया है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो 708 रुपए का है। और ये मान रहे कि सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। इनके नियर टर्म अर्निंग्स मार्जिन में थोड़ी सी एक हेडविंड का असर देखने को मिल सकता है और आगे जाकर भी जो मार्जिन है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है यूपीएल पर, जेफरीज की रिपोर्ट आई है। इनकी एनुअल रिपोर्ट आने के बाद एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस पेश किया उन्होंने
खरीदारी की राय को बरकरार रखें 965 रुपए के लक्ष्य के लिए। 720 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे हैं कि कंपनी जो है बेहतर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है, ईएसजी पर फोकस बना हुआ है। जो एरिस्टा का अधिग्रहण किया था वहां पर जो सिनर्जीज इन्हें मिल रही हैं वो ऑन ट्रैक है और आगे जाकर जो है कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे 965 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन और फोकस भी। रिपोर्ट से आज थोड़ी कम, वीकेंड सेशन है, थोड़ी रिपोर्ट्स कम है, लेकिन एक्शन है भरपूर और वो एक्शन होता दिखेगा आपको हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और वजह यह है कि आज आपको पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द सीरीज मिलने की तैयारी में। जी हाँ, सीरीज का है पहला दिन और देखते हैं सितंबर सीरीज के लिए क्या कुछ पसंद है हमारे एक्सपर्ट्स को। बिगुल के साथ चलते हैं उनके पास। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, शुरुआत कीजिए कुणाल जी आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है मेरी और खरीदना है एस्कॉर्ट्स, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पूरे इस सप्ताह हमने एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी एस्कॉर्ट्स में देखी है और मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है एस्कॉर्ट्स पूरी सीरीज में छाया रहेगा और काफ़ी ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एस्कॉर्ट्स पर मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1300 के आसपास, 1300 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे। पूरी सीरीज के लिए स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है जी यहाँ पर आपको 1400 से ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1430 के लेवल्स के लिए एस्कॉर्ट्स में मेरी खरीदारी की राय। ओके, लेकिन आपकी खरीदारी की राय तो अच्छी, लेकिन आपका कामकाज, आपका जीवन हमारे लिए बड़ा प्रेरणास्पद है। कुणाल जी, कल हम यही जिक्र कर रहे थे, कल आप क्लोजिंग वाले शो में गायब हो गए थे, राइट? हमने पता किया तो पता चला कि कुणाल जी स्कूल गए हैं। इस उम्र में भी आपके पढ़ने लिखने की इच्छा और जो आपकी लगन है वो कमाल की है। अब अचानक से वापस स्कूल जाने का क्या सूझा आपको? नहीं अनिल जी, स्कूल नहीं अनिल जी, देखिए स्कूल में दाखिला कराना है बेटे का, तो अनिल जी उसी के कवायद में लगा था और उसके बाद अनिल जी साक्षात दर्शन हो गए बंसल जी के। तो अनिल जी कल का दिन तो पूरी तरह धन्य हो गया अनिल जी में। क्या बात है। अच्छा, बंसल जी ने इस तरह से बताया कि जैसे कुणाल जी स्कूल जा रहे हैं। मैं वही डाउट में आया, मैंने कहा कि चलिए कुणाल जी नहीं, स्टैंड करेक्टेड, छोटे कुणाल जी को स्कूल में भेजने की तैयारी है कुणाल जी की तरफ से। चलिए, विश हिम अ वेरी ब्राइट करियर इन एजुकेशन। उम्मीद करें आपसे भी आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए हम बढ़ते आगे बंसल जी के पास। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर, ये आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक का है आपका? देखिए पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, दीपांशु को, सब पैनलिस्ट को। और अनिल जी आपको पहले डबल गुड मॉर्निंग है। सुबह सुबह आपने जेंटलमैन बोला तो सुन के अनिल जी बहुत अच्छा लगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन बढ़ा है। पर अनिल जी ये अगर आप देखें तो हमारे एक फैन है आहूजा जी जो बुल रन में भी मिले थे, अगर आपको ध्यान हो तो स्टेज पे भी आए थे और शायद सीए भी अनिल जी आपकी फैटर्निटी से ही है। तो उन्होंने हम सबको, जैन साहब, कुणाल जी, हम सबको टी शर्ट भेजी थी। तो काफी विलंब के बाद कल कुणाल जी ने मेरे तक वो डिलीवर करी है। कल जब उन्होंने सुना कि कुणाल जी मुझे मिल रहे हैं तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि कुणाल जी को बोलिए टी शर्ट लेके आए। फिर शाम को उनका मैसेज आया फोटो डाली है, तो मैंने कहा फोटो नहीं, मैं साक्षात इसको मतलब कि शो करूंगा पहन के। तो ये तो अनिल जी प्यार है, मतलब कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना अनिल जी, उनका प्यार है। और एक अनिल जी आपको डबल गुड मॉर्निंग भी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल डबल गुड मॉर्निंग में आपको भी। बताएं सर, अब आज का आपका पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द सीरीज है एलएनटी। एलएनटी ने एक ब्रेकआउट लिया हुआ है, अभी तक पूरी सीरीज में अगस्त सीरीज में चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सितंबर सीरीज में अच्छा अपमूव दे सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1567 1567 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाए। एल्स 1800 के टारगेट के लिए एलएनटी बाय एंड होल्ड है। ओके, 1800 के टारगेट के लिए टारगेट आपका रिवाइज करवाएंगे थोड़ा सा। अभी सेडानी साहब भी जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनके पास पहुंचे उससे पहले सचिन जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस सबको प्राइवेट बैंक्स पे ही रखना चाहिए। जिस तरीके से बैंक निफ्टी शेप अप हो रही है,
जो 36,000 का एक अहम रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में वो निकल जाना चाहिए। एंड लगभग एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 39,800 के आसपास के स्विंग्स बने। तो उसी लिहाज से एचडीएफसी बैंक होगा मेरा पहला टॉप पिक इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, हाल फिलहाल में ही अराउंड 1520 के आसपास हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई किया था और उसके नेकलाइन से ये ब्रेकआउट हुआ था। तो जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1660 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 1485 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो सेकंड पिक है, मुझे लग रहा है रिलायंस काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो लगभग सितंबर 2020 से 2300 के आसपास इसे थोड़ी सी थकावट नजर आ रही थी। बट जिस तरीके से फिलहाल इसका वीकली स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था हाल फिलहाल में एक छोटे से कंटिन्यूएशन पैटर्न से। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में जो 2300 का जो हर्डल है वो पार हो जाना चाहिए एंड लगभग 2440 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर रिलायंस में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। जब एचडीएफसी बैंक का जिक्र कर रहे थे रिकमेंडेशन, तब सचिन जी के मुंह से बैंक निफ्टी का एक टारगेट निकला। जरा एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए, आप में से किसने ध्यान से सुना सचिन जी का वो टारगेट, किसने सुना? जरा सबको दिखाइए एक बार स्क्रीन पे, किसी ने सुना सचिन जी ने बैंक निफ्टी का क्या टारगेट दिया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने सुना तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मैंने सही सुना कि नहीं सुना, तो सचिन जी से कंफर्म कर ले। सचिन जी 39,300 39,300 क्या यही टारगेट बोले आप बैंक निफ्टी का? जी अनिल जी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छा स्क्वीज ऑलरेडी हो चुका है पिछले 4 महीनों का। एंड लगभग अगर हम प्राइस फॉर्मेशंस को देखें, इसका अगर वीकली एंड मंथली एडीएक्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहा है। तो मुझे लग रहा है अराउंड 39,800 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी पर्टिकुलर सीरीज में वो बन जाए। भाई साहब, आपके मुंह में ठूस ठूस के घी शक्कर का मिक्सचर 39,300 हो गया बैंक निफ्टी, तो कितने लोग दुआएं देंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। कितनी बढ़िया बढ़िया वाली दुआएं आपको लगेगी। यानी कि यहां से अभी हमें 35,500 600 लगभग 4,000 पॉइंट, यानी कि 10% ज्यादा। बंसल जी पूछो जल्दी से, सचिन जी की पसंदीदा मिठाई आपको भिजवानी है जी। नहीं अनिल जी, मिठाई नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो 38,000 के टारगेट पे खुश हो रहा था। सचिन जी के टारगेट सुन के तो अनिल जी और खुशी हो रही है। तो सचिन जी मिठाई नहीं, देखिए वो एक मच अवेटेड, मतलब कि 2-3 साल से एक लंबा गिफ्ट ड्यू है अनिल जी का, सोने का सिक्का। तो उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो गया। अगर इस सीरीज में आते हैं तो मैं और कुणाल जी दोनों मुंबई आएंगे और बाइज्जत, मतलब कि पक्का बाई गॉड की कसम सब सारी डिलीवरी होगी। सचिन जी मिठाई को छोड़िए, सोने का सिक्के की डिलीवरी होगी। अगर ये टारगेट्स आते हैं तो आपको भी मिलेगा सचिन जी। थैंक यू। हॉल मार्किंग के नियमों को लेकर छोटे छोटे ज्वेलर्स में बहुत ज्यादा असंतोष है। जब तक इन नियमों पर क्लैरिटी नहीं आ जाती, वो HUID का फैसला नहीं हो जाता, तब तक सोने के सिक्के को साइड में रखे। जी कुणाल जी। अनिल जी गोल्ड कॉइन नहीं तो बिटकॉइन तो पक्का है अनिल जी। ना, उससे तो गोल्ड कॉइन बेटर है। बिटकॉइन तो अब पता नहीं आजकल क्या मालूम उसकी लीगलिटी को लेकर और सारी चीजें चल रही, तो जब तक वो क्लियर ना हो तब तक अपने गोल्ड कॉइन ठीक है। कुणाल जी आइए, सिद्धार्थ जी भी तैयार। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी पिक ऑफ द सीरीज। और बंसल जी ने आपके एलएनटी पे टारगेट छोटा दिया है 1,800 रुपए का, आप सहमत है या बढ़ाना है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। अनिल जी, बंसल जी ने टारगेट कम दिए हैं, वो तो बिल्कुल कम दिए हैं। और टारगेट हमारी आजादी के करीब भी ही आना चाहिए, वो है 1932। एलएनटी में निवेश की राय, हालांकि बंसल जी ने पिक ऑफ द सीरीज दिया है, मेरी निवेश की राय 1932 का टारगेट होना चाहिए एलएनटी पे। दमदार स्पेस और कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ये कंपनी लीडर है। अगर भारत के ग्रोथ की बात करूं तो एलएनटी प्रॉक्सी है भारत के ग्रोथ का। तो डेफिनेटली 1932 का टारगेट और पूरा समर्थन बंसल जी को। आज का जो पिक ऑफ द सीरीज है मेरा अनिल जी, वो बूस्टर है और न्यू डेब्यूटेंट प्लेयर है। बूस्टर भी है और न्यू डेब्यूटेंट प्लेयर भी है, और ये कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी का बूस्टर है ये स्टॉक,
और मैं मानता हूं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही बेहतरीन कंपनी, एकमात्र और सबसे लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है। साथ ही साथ 500 के करीब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लिस्टेड है, 50 जनरेशन कंपनीज है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 60% का मार्जिन, 60% का आरओसी, तो मोनोपोली बिजनेस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, टारगेट होगा 525 का। ओके, आज से इसकी हो रही है शुरुआत वायदा कारोबार में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 525 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये स्टॉक भी लगातार से पसंद में रहा है। सुमित जी तैयार है हमारे साथ। सुमित जी बताएं सर, इस सीरीज का स्टॉक आपकी पसंद का। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस सीरीज में बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि सीरीज के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो मेरा जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक। ये पिछले करीब 4 महीनों से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक का जो कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है वो 1600-1625 है। कल की क्लोजिंग 1695-97 के आसपास है। और चैनल का जो अपर बैंड है वो ऊपर में 1780-1800 रुपए का है। यानी मेरे को लग रहा है कि अभी चैनल के लोअर बैंड से ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। हो सकता है छोटा मोटा 1-2 दिन का कंसोलिडेशन, छोटा मोटा 20-30 रुपए, बट ऐसा कोई भी करेक्शन, ऐसा कोई भी डिप आता है तो कोटक बैंक में नीचे में खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। 1625 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा 1775 का और दूसरा टारगेट बनेगा 1825 का। 1775, 1825 ये ध्यान में रखते हुए कोटक बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, 1775, 1825 ये रखें दो टारगेट, करें खरीदारी कोटक बैंक। और अगर एचडीएफसी बैंक को बढ़ाने के लिए तैयार है सचिन जी, कोटक बैंक को बढ़ाने के लिए तैयार है सुमित जी, तो फिर बैंक निफ्टी में कमजोरी होगी कैसे? मजबूती होगी और मजबूती बढ़ेगी भी, और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में सोचे और शुरुआत भी करे। ये आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे उन पर किया जाए फोकस। स्पाइस जेट, ये है वो स्टॉक, और साथ ही इंडिगो भी पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। इनमें से अगर कुछ पसंद है सिद्धार्थ जी आप बताएं। जो वो बोइंग 737 मैक्स, इन विमानों को अब फिर से उड़ाने की मंजूरी डीजीसीए से मिल चुकी है। 13 इनके पास ऑलरेडी है, 100 खरीदने का इरादा रखते हैं। बताएं सर, स्पाइस जेट के लिए कैसी है खबर, साथ ही इंडिगो के लिए भी। ये अनिल जी, और ये बिल्कुल पॉजिटिव खबर है दोनों ही एयरलाइन के लिए। एयरलाइन स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी तो कोई निवेश की राय नहीं है, बट एयरलाइन स्पेस ट्रेडिंग तरीके से आप जरूर इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में रखने जैसे स्टॉक्स नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विश्व में कोई भी एयरलाइन ने अभी तक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के नहीं दिखाया है। तो यही कारण से मैं इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूंगा, पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप जरूर अपना सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए स्पाइस जेट पर राय आती हुई इस वक्त। इंश्योरेंस कंपनियों पर भी एक बार आप ही को राय देनी है सिद्धार्थ जी, क्योंकि अब कार इंश्योरेंस मिनिमम 5 सालों के लिए लेना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी हो गया। कल भी खबर इनके लिए बहुत अच्छी आई थी, बम्पर टू बम्पर वाला, थर्ड पार्टी के बजाय सेल्फ ऑन डैमेज वाला इंश्योरेंस भी कंपलसरी कर दिया। पहले ऑप्शनल था और अब ये भी आ गया। तो अब ये बताइए, इंश्योरेंस कंपनियों में कुछ पसंद है आपको? न्यू इंडिया, जीआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, क्या कुछ पसंद है? देखिए, ये कार इंश्योरेंस की जो न्यूज है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और हम भी पॉजिटिव है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। साथ ही साथ हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। हमें लगता है कि इंश्योरेंस स्पेस यहाँ से बहुत बेहतरीन करेगा। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करूं तो 791 का टारगेट रखना चाहिए आपको खरीदारी के लिए। अनिल जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से कोविड ने कि इंश्योरेंस इतना जरूर, टाइम दूर नहीं है जब इंश्योरेंस एक एफएमसीजी बन जाएगा, फास्ट मूविंग गुड और फास्ट मूविंग कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस अब नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं। बिल्कुल, इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं। तो आगे जाकर ये और भी आपको सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिखेगा। तो नजर रखिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, दोनों पर ही रहेगा फोकस। कई सारे और काउंटर्स पर भी होने वाला है। एडीएफ फूड्स
कुणाल जी, इस पर अपनी राय दें। यूएस में एक सब्सिडी गठन कर रहे हैं 37 करोड़ का, उसमें आप ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है और यूएस में अपने एसेट्स खरीदने का रकम का इस्तेमाल किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाया जाएगा। कैसे देखें इस खबर को, और एडीएफ फूड्स चार्ट पर कोई राय कुणाल जी? देखिए दीपांशु, एक बड़ी तेजी आई थी स्टॉक में, उसके बाद एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना और राउंडिंग टॉप बनने के बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ करेक्शन स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। जो मौजूदा स्तर है इनके आसपास एक बड़ा सपोर्ट है 750 का, और मुझे लगता है कि 750 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक ठीक ठाक है। मेरी यहां पर खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है 750 का स्टॉप लॉस रखें, उछाल में निकलने का प्रयास करें, और उछाल में मुझे लगता है ये स्टॉक 950 990 तक जा सकता है। उन लेवल्स पर एक बार के लिए निकल जाने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए एडीएफ फूड्स। 900 950 पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, पर देखते हैं इस खबर का आज स्टॉक पर क्या इंपैक्ट रहेगा। कैम्स, बंसी जी, इस पर भी अपनी राय दें। 6.5 रुपए तो एटलीस्ट नीचे खुलेगा ही, क्योंकि एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट होने वाला है इस पर 6.5 रुपए का। बट खबर आई है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में ऑफिस खोलने के लिए मंजूरी मिली है। वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सर्विसेज देंगी ये, तो बड़ी खबर है कैम्स के लिए। कैसे देखें चार्ट्स को बंसल जी? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और स्टॉक बिल्कुल भी करेक्शन नहीं लेता है। थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा हल्का सा नीचे आता है, दोबारा से ऊपर चलता है। यहाँ पर एज ऑफ नाउ देखें तो 3150 एक अच्छा सपोर्ट है, और टेक्निकली ऊपर में दोबारा से स्टॉक 3350 3400 तक जाने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, तो 3350 3400 के लिए कैम्स पर आप रखिए नजर। देखते हैं आज इस खबर का क्या इंपैक्ट होगा। कल भी 1.5% ऊपर बंद हुआ है ये काउंटर। सचिन जी, एमसीएक्स पर अपनी राय दें। बाकी एक्सचेंजेस के हिसाब से इस स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है, पर आज से वायदा कारोबार का हिस्सा बनने वाला है। 2 दिनों से कुछ एक्शन दिखा रहा है। एमसीएक्स पर कोई मूव देखते हैं? दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे डिमांड जोन पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1400 के आसपास इसे काफ़ी अच्छा डिमांड नज़र आया था। अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखें लगभग पिछले 6 महीने से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, हायर बाउंड जो है वो लगभग अराउंड 1750 के आसपास का है, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए 1750 के लक्ष्य के लिए।